नमस्कार, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। उत्तर प्रदेश में 11 अप्रैल को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान का आगाज होगा। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट पड़ेंगे और इन 8 सीटों के लिए 96 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसके लिए चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव हैं और पहले चरण के चुनाव के लिए 6,716 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 16,581 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन 8 लोकसभा सीटों पर लगभग 1.50 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 82.24 लाख पुरुष, 68.39 लाख महिला मतदाता शामिल हैं और मेरठ लोकसभा सीट पर भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल और गठबंधन के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी के बीच सीधा मुकाबला है। सहारनपुर में भाजपा के उम्मीदवार और सांसद राघव लखनपाल, कांग्रेस के इमरान मसूद और बसपा के फजलुर रहमान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। बागपत में केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह और रालोद के उपाध्यक्ष जयंत सिंह के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है। मुजफ्फरनगर में भाजपा के संजीव बालियान और रालोद के अध्यक्ष अजीत सिंह चौधरी के बीच सीधी टक्कर है और कैराना में भाजपा के प्रदीप चौधरी, सपा की तबस्सुम हसन के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री भाजपा के उम्मीदवार जनरल वीके सिंह और सपा के सुरेश बंसल, गौतम बुद्ध नगर में केंद्रीय मंत्री भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा और बसपा के सतवीर नागर के बीच मुकाबला है। बिजनौर में भाजपा के कुंवर भारतेंदु और बसपा के मलूक नागर के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। ये संकल्प पत्र अब जनता को समर्पित किया जाए। शुरुआत गाजियाबाद से करते हैं। गाजियाबाद से 2014 में बीजेपी में शामिल होकर जनरल वीके सिंह ने भारी जीत दर्ज की थी और बाद में केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन 2019 आते आते बीजेपी कार्यकर्ताओं में उन्हें लेकर गुस्सा है। गाजियाबाद सीट के अहम मुद्दों और सियासी समीकरणों को समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। चार महत्वपूर्ण द्वारों दिल्ली गेट, सिंघानी गेट, डासना गेट और शाही गेट से सजा हुआ शहर गाजियाबाद, जिसे बसाया तो गियासुद्दीन ने था, लेकिन नवीनीकरण किया औद्योगिक नीतियों ने। कभी अमेरिका के डेट्रॉयट के रूप में देखा जाने वाला ये शहर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा औद्योगिक शहर है, जो इस समय तमाम योजनाओं की बाट जोड़ रहा है। मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया वर्ग में विभाजित इस शहर की सियासत भी कई बार करवट बदलती है। देश के बंटवारे के बाद 1976 में मेरठ की तहसील को तब्दील कर गाजियाबाद जिले के रूप में बनाया गया और शहर में औद्योगिक विकास की एक नई लौ जलाई है। वहीं पिलखवा एक बड़ा वस्त्र निर्माण का इलाका है, जो हमेशा से हाशिए पर रहा है। यहाँ से कपड़े एक्सपोर्ट करने के हर बार सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस हैं। शहर के भीतर भी पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है, वो शहरीकरण के लिए अभी भी नाकाफी है। मेरठ बॉर्डर पर मुरादनगर और मोदी नगर अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। गाजियाबाद के 5 विधानसभाओं में राजनीतिक उठापटक काफी दिलचस्प रहती है। हर विधानसभा का एक अपना रुख रहता है। राजनाथ सिंह और जनरल वीके सिंह 2 ऐसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, जिन्होंने यहां से भारी मतों से जीत दर्ज की, लेकिन फिर भी बिना बड़े रैलियों और आयोजनों की जीत सुनिश्चित करना कठिन माना जाता है। भाजपा इस बार भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं भारी दिखाई दे रहा है। बूथ के ऊपर हमारी बूथ कमेटी गठित है। सभी बूथ अध्यक्ष अपनी टीम के साथ पुरजोर से
पार्टी का जो भी आयाम आ रहा है ऊपर से, जो भी तैयारियों के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए तत्पर हैं और अपनी ओर से पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं। जब से उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए, सब लोग जानते हैं उपचुनाव में सरकार का पक्ष ज्यादा होता है, सरकार ज्यादा जीतती है, मगर उल्टा हुआ इस बार। जितने भी उपचुनाव हुए सब में गठबंधन के प्रत्याशी जीते। लोकसभा 2019 के चुनाव में पश्चिम यूपी एक बार फिर से 2014 की तरह राजनीति का केंद्र होगा। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और गठबंधन में बंधी सपा और बसपा की नजरें पश्चिम यूपी पर टिकी हुई हैं। 17वीं लोकसभा के गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तक गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 6 बार बीजेपी और 5 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है और दिल्ली से सटी होने की वजह से इस सीट को वीआईपी का दर्जा मिलता रहा है। यही कारण है कि इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टी पूरी ताकत झोंकते हैं। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में जिले की 4 विधानसभाएं लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर के अलावा धौलाना विधानसभा का आंशिक क्षेत्र है। जिले में इस बार 25 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। वीआईपी सीट माने जाने वाली गाजियाबाद में सियासी पारा अपने चरम पर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव के बाद गाजियाबाद की तकदीर बदलेगी या फिर ये शहर महज दिल्ली पहुंचने का रास्ता भर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो 8 सीटों पर चुनावी प्रचार पूरी तरह से थम चुका है और इस बीच 8 सीटों में 11 तारीख को वोटिंग भी होगी और इस बीच समझने की जरूरत है कि गाजियाबाद का जो प्रत्याशी है उसका मिजाज क्या है, वो क्या कह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सभा का जो चुनाव हो रहा है 2019 का, हमारी तरफ से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी हैं। हमारी लोकसभा में लगभग 3000 से ऊपर बूथ है। प्रत्येक बूथ के ऊपर हमारी बूथ कमेटी गठित है। सभी बूथ अध्यक्ष अपनी टीम के साथ पुरजोर से पार्टी का जो भी आयाम आ रहा है ऊपर से, जो भी तैयारियों के लिए कहा जा रहा है, उसके लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री जी ने गाजियाबाद दिलशाद गार्डन से लेकर नए बस अड्डे तक मेट्रो का उद्घाटन किया। आपने देखा मेट्रो किसकी सरकार में बनी। पूरे गाजियाबाद का बच्चा बच्चा जानता है कि गाजियाबाद में जो मेट्रो आई है, लखनऊ में जो मेट्रो आई है, नोएडा में जो मेट्रो आई है, लोनी में जो मेट्रो आई है, सभी मेट्रो पर काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आज हम जिस पार्टी के को हराना जा रहे हैं वो झूठों की पार्टी है और केवल विकास के नाम पे वोट तो मांगती है, लेकिन विकास जैसी चीज़ कोई नहीं करती है। उनके जितने भी योजनाएं हैं सब धरातल पे कोई नहीं है, सब बेकार और व्यर्थ की हैं। 2 करोड़ नौजवानों के रोजगार का सवाल हो, उस पर सरकार विफल हुई है। चाहे 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में देने की बात हो, उस पर सरकार विफल हुई है। चाहे किसानों की उपज का दोगुना मूल्य देने की बात रही हो, उस पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। तो 2019 लोकसभा चुनाव के साथ ही गाजियाबाद के वोटरों के फिर से एक उम्मीद भी जगी है। क्या कहना है इन वोटरों का, इस पर भी एक नजर डालते हैं। मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसने जो घोषणाएं करी थी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ काम करा है और इस सरकार को पुनः मौका दिया जाना चाहिए। ये जीएसटी का हम लोग मजबूर आदमी है, ठीक है। हम लोगों को जो है तो ना जीएसटी से कोई लाभ है न कोई हानि है। बाकी जो करे हैं गवर्नमेंट ने वो अच्छा ही करा होगा। ये सारे वादे एक साथ तो पूरे नहीं होंगे पर काफ़ी सारे पूरे हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी पूरे करते रहेंगे। बहुत कुछ फायदा हुआ और बहुत जो कुछ हो रहा आगे उम्मीद भी है कि यही सरकार बहुत कुछ करेगी सब लोगों के अच्छा, और मैं बहुत खुश हूँ। बाकी हमारे जितने जो सब लोग बहुत खुश हैं। आगे भी मैं चाहता हूँ कि यही सरकार रही। प्राइम मिनिस्टर का योजना बहुत अच्छा योजना है और आम पब्लिक से लेके सारा पॉलिटिशियन उनके साथ था। जो कुछ कर दिखाना चाहिए उसमें अभी भी पीछे हैं वो। जिस तरह से पब्लिक का डिमांड है या सोच था या जो चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा। मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं दी जा रही हैं। पानी मोल का पी रही है जनता, बिजली के रेट आसमान छू रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो इसमें जो है मैं जो समझता हूँ इकले प्रधानमंत्री जी के ईमानदार होने से कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। इस देश के विधायकों को, इस देश के सांसदों को भी ईमानदारी से काम करना होगा, जब भी इसमें कार्रवाई हो सकती है।
और गाजियाबाद के बाद एक नजर डालते हैं पश्चिमी यूपी की संवेदनशील सीट मुजफ्फरनगर पर। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटलैंड भी कहा जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साल 2013 में यहां पर हुए सांप्रदायिक दंगों को कौन भूल सकता है। उन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संजीव बालियान इस सीट से बड़ी जीत हासिल करके आए थे और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र में पड़ने वाली 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गईं। लेकिन इन चुनाव से पहले बीजेपी के प्रति जाटों में नाराजगी भी देखने को मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बसपा के प्रत्याशी कादिर राणा दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सपा बसपा और आरएलडी गठबंधन के तहत मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा आरएलडी को दी गई है। और क्या मुस्लिम और जाट वोटों को एकजुट करके गठबंधन इस सीट से बीजेपी को शिकस्त दे पाने में कामयाब हो पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 11 अप्रैल को वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की तारीख की घोषणा के साथ ही यहां का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव 2019 इस बार कई मायनों में काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि कई कद्दावर नेताओं की साख दांव पर है। तो वहीं दूसरी तरफ इन चुनावों के बाद कई दलों की सियासी तकदीर भी तय होगी। इन्हीं दलों में से एक है अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल। राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले अजीत सिंह पर अपने पिता और किसानों के नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है। अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर नया पैंतरा चला है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए अजीत सिंह ने पहली बार पुश्तैनी लोकसभा सीट बागपत को छोड़कर खुद मुजफ्फरनगर संसदीय सीट से उतरने का फैसला किया है, जबकि बेटे जयंत चौधरी को बागपत से सियासी मैदान में उतार रहे हैं। वहीं मथुरा सीट से वो पार्टी के किसी अन्य उम्मीदवार को उतार सकते हैं। हाँ जी, वादे पूरे करे, लेकिन कुछ हिसाब रुके हुए हैं, अभी तक नहीं हुए। बहुत से आदमी बहुत परेशानी से है, बहुत हद से गुजर रहा है। हमें तो फायदा बहुत कुछ रहा, बदमाशी खत्म हुई है और विकास भी काफी किया है। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक मुजफ्फरनगर पर हर किसी की नजर टिकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड के नाम से मशहूर ये क्षेत्र अभी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में यहाँ हुए दंगों ने सियासी दंगल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से ही इस सीट पर हर किसी की नजर रहती है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके संजीव बालियान इस सीट पर 2014 में बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जाटों की नाराजगी काफी मुश्किल का विषय बन चुकी है। पिछली बार अलग अलग चुनाव हुए थे, वोटों का ध्रुवीकरण न होकर के सीधा मतदाता गठबंधन और सत्ता के बीजेपी के बीच सीधा चुनाव हो रहा है। कांग्रेस चुनाव में कहीं कहीं अपनी स्थिति उपस्थिति दर्ज कराएगी, लेकिन सीधा चुनाव भाजपा और गठबंधन प्रत्याशियों के बीच में है। गठबंधन प्रत्याशी के पास सपा, बसपा और आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तीनों के बाद अपने अपनी वोट बैंक है, जो कि एक भारी वोट बैंक के रूप में माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है बीजेपी भी कहीं कमजोर हो, बीजेपी भी अपनी उपस्थिति बहुत अच्छी तरह दर्ज करा रही है। शुरुआती कई सालों तक इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1962 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में ही रही, जिसके बाद लगातार 2 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत दर्ज की थी। 2017 से 1991 तक ये सीट जनता दल और कांग्रेस के खाते में ही रही। 1990 में जब देश में राम मंदिर का मुद्दा चरम पर था, तो उसका असर मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिला था। 1991, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 1999 में जब फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस ने सीट छीन ली। हालांकि 2004 और 2009 में ये सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई और 2014 में चली मोदी लहर ने इस सीट को दोबारा बीजेपी की झोली में डाल दिया। बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर करीब 16 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से इस सीट पर 27% मुस्लिम वोटर मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति को ऊंचाई देने का काम मुजफ्फरनगर ने किया। बिना भेदभाव के यहाँ की जनता ने 7 बार मुस्लिम नेताओं के सिर पर जीत का सेहरा बांधा। पश्चिम के ज्यादातर बड़े मुस्लिम नेता, जिसमें गयूर अली खां, मुनव्वर हसन, सैयदुज्जमा, कादिर राना यहाँ से सांसद रहे।
यहाँ की जनता ने कश्मीर के रहने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद तक को सांसद बनाया। वहाँ के पूरे भी हुए, कोई अद्धा वादा रह भी गया और घर भी बतेरों के बन गए, कुछ के रह गए जिनके फार्म अभी नहीं आएगी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभाएं हैं। इनमें बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरधना है। ये पांचों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं। इनमें से सरधना सीट से ठाकुर संगीत सोम विधायक हैं, जो अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि पश्चिम के जाटलैंड के नाम से मशहूर मुजफ्फरनगर में कौन बाजी मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और बात जब इन 8 सीटों की हो रही है तो एक सीट ऐसी भी है जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र कहा जाता है। नाम है मेरठ। यहां का लंबा संसदीय इतिहास है जो पूरे देश की राजनीति पर गहरा असर डालती आई है। इस सीट का महत्व इससे भी समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत यहीं से की थी और इस बार भी मोदी ने यहीं से चुनाव प्रचार का आगाज भी किया था। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां से आजादी के मतवालों ने आजादी के लिए शंखनाद किया था। आजादी के लिए सबसे पहला परचम यहीं से फहराया गया था। वो है जिला मेरठ, जो आजादी के पहले से ही काफी खास रहा है। इसके साथ ही मेरठ पूरी दुनिया में अपने स्पोर्ट प्रोडक्ट के लिए भी काफी मशहूर है। तो वहीं कैंचियों के कारोबार ने मेरठ को देश में अलग ही पहचान दी है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब एक खास अंदाज में देखने को मिलती है, तो साथ ही मेरठ की खौफनाक तस्वीर दंगों के रूप में भी नजर आती है। कुल मिलाकर कई मायनों में मेरठ अपनी एक खास पहचान लिए हुए है। मेरठ की दूसरी तस्वीर में नजर आता है यहाँ का सियासी समीकरण। संसदीय सीट यहाँ की सियासत भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण आसपास के सीटों को भी प्रभावित करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र और क्रांति धारा माने जाने वाले मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। पिछले 2 दशकों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरठ से ही की थी। बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल यहां से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। इस बार भी पार्टी ने उन्हें टिकट देकर दांव खेला है। राजेंद्र अग्रवाल मोदी लहर और अपने विकास कार्यों को भुनाने की कोशिश करेंगे। उनके खिलाफ गठबंधन प्रत्याशी के रूप में बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब को मायावती ने उतारा है। कांग्रेस ने अभी इस सीट से किसी को भी टिकट नहीं दिया है। फिलहाल यहां बीजेपी और गठबंधन प्रत्याशी के बीच ही सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में विकास करेगा, गठबंधन लोगों को रोजगार देगा, गठबंधन लोगों को, नौजवान लड़कों को नौकरियां देगा। मेरठ लोकसभा में कुल 2 जिले हैं, जिसमें पहला मेरठ और दूसरा हापुड़ है। मेरठ में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर और मेरठ दक्षिण आता है। तो वहीं हापुड़ में 1 विधानसभा सीट है। अगर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो इस बार कुल मतदाता 19,64,388 हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,82,181, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,82,207 है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने बाजी मारते हुए 5,32,981 मतों से जीत हासिल की थी। मेरठ का राजनीतिक 1952 में अस्तित्व में आई थी मेरठ लोकसभा सीट। देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का परचम लहराया, लेकिन 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दी। 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी।
लेकिन इसके अगले चुनाव में इमरजेंसी के खिलाफ चली लहर जनता पार्टी के हक में गई। हालांकि 1980-1984 में कांग्रेस की ओर से मोहसिना किदवई और 1989 में जनता पार्टी ने ये सीट जीती। 1990 के दौर में देश में चला राम मंदिर आंदोलन का मेरठ में सीधा असर दिखा और इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई और ये सीट बीजेपी का गढ़ बन गई। 1991, 1996 और फिर 1998 में यहाँ से लगातार बीजेपी के दबंग नेता अमरपाल सिंह ने जीत दर्ज की। लेकिन 1999 और 2004 में कांग्रेस और बसपा ने यहाँ से बाजी मारी। हालांकि 2009 और 2014 में फिर यहाँ बीजेपी का परचम लहराया। 17 दिन में जीत का रिकॉर्ड। 1984 के बाद कांग्रेस मेरठ से कभी जीत नहीं पाई, लेकिन 1999 में कांग्रेस के टिकट पर फरीदाबाद के सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना को पार्टी ने चुनाव के बिल्कुल आखिरी दौर में भेजा। उनका यहाँ ऐसा जादू चला कि महज 17 दिन में वो बीजेपी से सीट छीन ले गए। फिलहाल 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और बीजेपी को जीत के लिए इस बार ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि गठबंधन के प्रत्याशी हाजी याकूब धनबल से भी मजबूत हैं और वो विधायक भी रह चुके हैं और बीजेपी के हर दांव का जवाब देने में भी सक्षम हैं। इसलिए अब ये सवाल मेरठ में पूछा जा रहा है कि क्या इस बार बीजेपी की मेरठ में हैट्रिक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। मेरठ के बाद अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। 11 अप्रैल को इस सीट पर तीसरा लोकसभा चुनाव होगा और इस सीट का अस्तित्व साल 2009 में सामने आया था। कई बड़ी पार्टियों ने यहां से अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। भाजपा, सपा, बसपा, रालोद, गठबंधन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। बीजेपी से महेश शर्मा यहां से सांसद है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और फिर से एक बार महेश शर्मा पर पार्टी ने भरोसा जाहिर किया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद सिंह, बसपा के सतबीर नागर, आम आदमी पार्टी की श्वेता शर्मा से होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली से सटी उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट सूबे की वीआईपी सीटों में से एक है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट राजनीतिक रूप से मिलीजुली सीट है और यहाँ के लोकसभा सीट का सियासी पारा इन दिनों आसमान पर है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री और वर्तमान भाजपा सांसद महेश शर्मा पार्टी के उम्मीदवार हैं। 2014 की मोदी लहर में महेश शर्मा ने जोरदार जीत हासिल की थी और एक बार फिर बीजेपी ने महेश शर्मा पर भरोसा जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से एकमात्र महिला उम्मीदवार श्वेता शर्मा समेत कुल 8 प्रत्याशियों के नामांकन अस्वीकार कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रोफेसर श्वेता शर्मा को गौतम बुद्ध नगर से अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने तय समय में अपना नामांकन दाखिल किया था। जिला निर्वाचन कार्यालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी न होने और कम प्रस्तावक होने से नामांकन रद्द कर दिया है। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा के अलग अलग लड़ने के बाद भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार ने चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा ने सपा को मात देकर जीत दर्ज की थी। तीसरा स्थान बीएसपी को मिला था। इस संसदीय क्षेत्र में गुर्जर, ठाकुर, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर लगभग 7 लाख शहरी मतदाता हैं। तो अब यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर शहरी मतदाता हो गए हैं कि अगर शहर में वोटर घरों से निकलते हैं, वोट करते हैं, तो वो अलग तरह की परिस्थिति होगी। वहाँ पर जातीय समीकरण टूटता हुआ दिखता है। तो बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि शहरी मतदाता घरों से कितना निकलता है और कितना वोट करता है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट साल 2009 में बनी थी। इससे पहले ये जिला खुर्जा लोकसभा क्षेत्र में आता था। तब इस लोकसभा में दादरी, सिकंदराबाद, जेवर, डिभाई और खुर्जा विधानसभा क्षेत्र आते थे। जब गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट बनी तो डिभाई पूरी तरह से बुलंदशहर में चला गया। ऐसे में दादरी,
सिकंदराबाद, जेवर और खुर्जा के बाद नोएडा में नई विधानसभा सीट का गठन हुआ। खुर्जा लोकसभा सीट सुरक्षित होने की वजह से वहां प्रत्याशियों को लेकर जाति वोटरों के बीच ज्यादा हलचल नहीं थी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट सामान्य कैटेगरी में आने से यहां चुनावों में जाति समीकरण दिखने लगे और मुकाबले दिलचस्प होते चले गए। गौतम बुद्ध नगर के सियासी इतिहास की बात करें तो साल 1984 के चुनावों में कांग्रेस का दबदबा देश भर में कायम था। तब कांग्रेस के वीर सेन चुनाव जीते और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हुए। इस क्षेत्र को तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पहली बार जगह मिली थी। साल 1984 के बाद पिछले 35 साल से कांग्रेस की यहाँ कभी वापसी नहीं हुई। 1989 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर भगवान दास राठौर और 1991 में रोशन लाल चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे। 1996 में जब अटल युग की वापसी हुई तब बीजेपी से अशोक प्रधान जीते। वो 1998, 1999 और 2004 में भी चुनाव जीते। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के चुनाव परिणाम का असर 2017 के विधानसभा चुनावों में भी बरकरार रहा। नोएडा, दादरी, सिकंदराबाद, जेवर और खुर्जा 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक चुनाव जीते। इस समय नोएडा से पंकज सिंह, दादरी से तेजपाल नागर, जेवर से धीरेन्द्र सिंह, सिकंदराबाद से विमला सोलंकी और खुर्जा से विजेंद्र सिंह विधायक है। 2019 के चुनावों में बीजेपी अपने इन 5 विधायकों के बूते चुनाव में जीत का दावा करेगी। इनके कामकाज के साथ साथ मोदी और योगी सरकार के काम के बीच बीजेपी अपनी चुनावी जीत बरकरार रख पाएगी या सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी या कांग्रेस की रणनीति नया गुल खिलाएगी। फिलहाल चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज।